ये देखते हैं यहाँ पे नंबर 176 यहाँ पे और 2021 में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड सॉन्ग्स फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ एन एंशिएंट इंडियन religious lyrics in translation of ancient religious lyrics। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस देखते हो फिर से जरा क्लोज ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए सरोजिनी नायडू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक लंबे समय तक प्रिजन में सरोजिनी नायडू कभी भी नहीं थी। राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें उनका बहुत बढ़िया से योगदान है, लेकिन सरोजिनी नायडू एक लंबे समय के लिए जेल में या प्रिजन में कभी नहीं थी। लेकिन अगर बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू एंड मोहनदास करमचंद गांधी उनको देखेंगे तो तीनों ने अच्छा खासा समय कहीं ना कहीं व्यतीत किया है जेल में या कारागृह में। वजह से क्या है ध्यान में लेना है, तीनों ऑप्शंस बहुत क्लोज हो सकते हैं, लेकिन इसमें से एक जो है ऑप्शन हम निकाल सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कैसे? अभी बाल गंगाधर तिलक, नेहरू जी एंड गांधी जी सबके बारे में एक बेसिक आइडिया हमें सबको होता है एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट, करेक्ट? तो नेहरू जी ऑब्वियसली ही वाज इंग्लिश एजुकेटेड, तो चांसेस तो है कि किसी एंशियंट इंडियन रिलीजियस जो टेक्स्ट है तो या कोई लाइरिकल सॉन्ग्स वगैरह है उसको शायद वो आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट नेहरू जी का क्या है, नेहरू जी के जो आइडियोलॉजी है, उनका विजन है, नेहरू जी हैड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। बट फिर भी क्या है कि नेहरू जी वॉज ऑल्सो अ रियलिस्ट, नेहरू जी वॉज ऑल्सो अ रियलिस्ट प्रैग्मेटिस्ट, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका फोकस वेस्टर्न वर्ल्ड और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रहे थे चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, काइंड ऑफ एनलाइटमेंट हो, जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम आ रही थी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी चीज़ें हो गई, मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स डेवलप हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, इनके ऊपर नेहरू जी का ज़्यादा फोकस था। और नेहरू जी ने जब वो प्रिजन में थे तो उन्होंने एक फेमस हिस्टोरिकल वर्क लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। बट स्पेसिफिकली कोई एंशंट इंडिया से ऐसे लैरिकल सॉन्ग्स नेहरू जी ने ट्रांसलेट किए हैं इंग्लिश कभी नहीं आता। स्पेसिफिकली प्राचीन भारत से कोई एंशंट, ठीक है, और वो भी रिलीजियस सॉन्ग, यहाँ पे रिलीजियस ये कीवर्ड दिया है, और रिलीजियस वर्ड से ही आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल सकता है। तो नेहरू जी डेफिनेटली ही वाज नॉट दैट रिलीजियस, ठीक है, ही वाज रादर अ रैशनलिस्ट, वाज अ साइंटिफिक मैन, ठीक है, रिलीजन के ऊपर उनका इतना फोकस रहता नहीं था। इस वजह से क्या है कि नेहरू जी को आप हटा सकते हो। अभी रहता है बाल गंगाधर तिलक एंड मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों में से हमको चूज करना है, और दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन है। क्यों? दोनों का ही फोकस प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत की जो स्टोरी है, एक कीर्ति है, प्राचीन भारत जो है हमारा है, या ओवरऑल भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, के ऊपर उनका फोकस था। दोनों ही हिंदू जो रिलीजन है या हिंदू धर्म है के प्रति समर्पित थे। गांधी जी भी उतने ही समर्पित थे, और कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक भी थे, ठीक है। और इसकी वजह से हमें आंसर चूज करने में दिक्कत आ सकती है। बट पॉइंट ये है कि तिलक जो बेसिकली है, ठीक है, उन्होंने हमेशा फोकस कहाँ पे किया था? रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर, ग्लोरी, लैंग्वेजेस, सारी चीज़ों की। और इस वजह से तिलक खुद इंग्लिश एजुकेटेड थे, बैरिस्टर थे, इंग्लिश मराठी सभी में वो कहीं ना कहीं पेपर्स डालते थे, अपने राइटिंग्स लिखते रहते थे, बुक्स लिखते रहते थे। पर किसी प्राचीन भारत के रिलीजियस जो धार्मिक सॉन्ग्स है या रिलीजियस सॉन्ग्स है, उनको तिलक ने कहीं ना कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ये हमें कभी दिखता नहीं है। तिलक ने जब वो जेल में थे तो वो उन्होंने क्या किया है कि गीता रहस्य नाम का एक वर्क लिखा है, जो भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री है, ठीक है। उन्होंने वेदास को स्टडी किया था। तिलक एक एक्सीलेंट मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे, के ऊपर उनके सारे वर्क्स अवेलेबल है।
बट किसी रिलीजियस वर्क को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक, और वो भी टाइटल सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, ऐसा कभी हमें दिखता नहीं है। लोग को भी हम हटा सकते हैं। हमारे पास एक ही आंसर बचता है, महात्मा गांधी जी। और गांधी जी मल्टीपल टाइम्स जेल में थे। 1922 से लेकर 24 तक भी वो जेल में रहे थे। फिर 1931 से लेके वो आपके 1933-34 तक भी जेल में रहे थे। मल्टीपल टाइम्स महात्मा गांधी जी जेल में थे। फिर 1942 में भी उनको जेल में रखा गया था, 1944-45 तक। ऐसे एटलीस्ट तीन तीन बार जेल में थे और कम से कम 10 साल तो जेल में उनके चले गए थे। फिर उन्होंने क्या है, और गांधी जी डीपली रिलीजियस पर्सन है। गांधी जी डीपली रिलीजियस पर्सन है, और खास करके एंशियंट इंडिया के रिलीजन, मतलब मोस्टली हिंदुइज्म की अगर बात करेंगे जहाँ पे गांधी जी समर्पित थे, तो वो सॉन्ग्स जो है कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रांसलेट किया। और यहाँ पे क्या है, और एक क्ल्यू मिलेगा, तिलक क्यों नहीं, गांधी जी क्यों है, क्योंकि सॉन्ग्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली गांधी जी हमारे ध्यान में आते हैं। जैसे वैष्णव जनते, ये उनका जो फेमस भजन है, जो नरसिंह मेहता नाम के फेमस कवि थे गुजरात के, भक्ति संत भी थे। तो ऐसे सॉन्ग्स तिलक ने कभी किए नहीं है, तो वो गांधी जी ने जरूर किए थे। और हमारा सिखाता है तरीके से आंसर को आपको सॉल्व करना है। आइए फिर से गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी ने क्या है कि आमरण अनशन का प्रण लिया था। कब? या मरण पर्यंत उपवास चालू किया था। कब किया था? का कारण क्या है? 2012 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड टू सेटिस्फाई द पॉलिटिकल एस्पिरेशन। ये एक्चुअली स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है। बट इसका आंसर नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनमानस की जो राजनीतिक जो मंशा थी, या राजनीतिक बेसिकली जो आकांक्षाएं थी, तो अगर संतुष्ट करने में ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज शासन फेल हुआ था, इसके लिए वो अनशन पे चले गए थे। ऐसा हमें कभी पढ़ने के लिए नहीं मिलता। फिर होंगे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में डिफरेंस था, या कहीं ना कहीं मतभेद थे, ये गांधी जी अनशन पे चले गए। ठीक, गांधी जी ने हमेशा कहा था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, भारत का विभाजन या पार्टीशन होना चाहिए। और आखिरी, मतलब आखिरी क्षण तक या आखिर तक गांधी जी ने पार्टीशन को अपोज किया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जो नीयत थी, या उनका जो रुख था, उनका जो बर्ताव था, और जो मतभेद उनकी वजह से आ रहे थे मुस्लिम लीग की वजह से, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए वो अनशन पे चले गए। आपको फिर रैमसे मैकडोनल्ड अनाउंस अवार्ड, क्या आंसर सही है? गांधी जी अनशन पे कब चले गए थे? 1932। 1932 भी दिया हुआ है, और एक क्ल्यू के लिए 1932 दिया हुआ है। तो 20, और कल ही हमने देखा था उसके बारे में, पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा भी था। 4 अगस्त 1932 कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था। कम्युनल अवार्ड जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था। ठीक है, और अनाउंस करने के बाद हमें क्या दिखेगा? कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए ही गए थे, तो उस सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स को दिए गए थे उसको बरकरार रखा था। सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सबको भी कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। सबको भी कहीं ना कहीं क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए, महिलाओं को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे। और बॉम्बे जो प्रोविंस है में तो मराठा, जो कि एक अपर क्लास या अपर कास्ट मानी जाती थी, उनको भी 7% सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे। कभी बॉम्बे रीजन में 7% सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे।
और ये मराठा का जो प्रोविजन है वो तो अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठाओं को रिजर्वेशन दिया है। ये फिर से न्यूज़ में है, तो यहाँ पे हिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं आपको। कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये उसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, और मैंने ये बताया था कि किस वजह से ये अवार्ड आया था। लोथियान कमेटी की वजह से। ये अवार्ड किस वजह से आया था? लोथियान कमेटी की वजह से आया। ध्यान में, सी इज अ करेक्ट आंसर। उस कम्युनल अवार्ड को अपोज करने के लिए उस समय महात्मा गांधी जी को जेल में डाला गया था। मैंने पहले ही बताया, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा, 1930 से लेके 1931 से लेके 1934 तक महात्मा गांधी जेल में थे, सिविल डिसओबीडियंस या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में। और उस समय उनको जो पुणे में हमारा जेल है, येरवाड़ा जेल, वहां पे रखा गया था। तो येरवाड़ा जेल पुणे से उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू किया था। येरवाड़ा जेल पुणे से फास्ट अनटू जो डेथ है वो आपका मेंशन में रखना है। आंसर है। आगे देखते हैं, फिर से क्विट इंडिया मूवमेंट 2013 का क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कंटिन्यूअस आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू फर्स्ट कैबिनेट मिशन प्लान, ट्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेबल प्लान। ठीक है, तो हमें पता है क्रिप्स क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आई थी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन कंटिन्यू 1940 में आया था। ट्रिप्स 1942 में आया था। साइमन कमीशन 1927 से लेके 1930 तक उनका रिपोर्ट आ चुका था। वेबल प्लान 1945 में। और इस वजह से है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुई या भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, उससे जस्ट पहले क्रिप्स के प्रपोजल्स आए थे। और मैंने पहले ही बताया, क्रिप्स तो यूपीएससी का कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है। तो अभी छठी या सातवीं बार पूछा गया है, कभी एज ए क्वेश्चन, कभी एज अ आंसर का ऑप्शन, कंटिन्यू पूछते जा रहा है। क्रिप्स प्रपोजल जब फेल हो गए, तो क्रिप्स प्रपोजल फेल होने के बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम चले जाओ या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करेंगे, या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और इसलिए क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू क्रिप्स। एक चीज ध्यान में रखनी है, और बी इज अ करेक्ट आंसर। और कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन, वेबल प्लान, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ते रहते हैं, तो हमें अपने आप पता चलेगा कहीं ना कहीं जो क्विट इंडिया मूवमेंट है का कालखंड कैबिनेट मिशन पहले आता है, कैबिनेट मिशन तो उसके बाद आता है, साइमन कमीशन बहुत ही पहले हो जाता है, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के आखिरी चरण में वेबल प्लान आ चुका था। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में लेंगे और एक दूसरे को इंटरलिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट टू चंपारण सत्याग्रह, 2018 का क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का फोकस जो किसान आंदोलन है, और अभी फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, तो यूपीएससी शायद किसान आंदोलन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। 18 से 57 की क्रांति के बाद जो किसान आंदोलन है या पीजन मूवमेंट है, वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। खेड़ा देखा हमने, खेड़ा सत्याग्रह, अभी चंपारण पूछा है। खेड़ा सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी जी का रोल था, चंपारण में भी महात्मा गांधी जी का रोल था। ऑप्शंस देखते हैं क्या है, विच ऑफ द वेरी वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। वेरी सिग्निफिकेंट ये कीवर्ड यूपीएससी ने क्या है, किसका? चंपारण सत्याग्रह का। पहला, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। ये तो रॉन्ग है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था, बिहार में, वो कोई ऑल इंडिया लेवल पर का सत्याग्रह नहीं था। पहला रॉन्ग है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो चंपारण जो सत्याग्रह है, ठीक है, का जो वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है, या उसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आगे आए थे, कहीं ना कहीं दलित या ट्राइबल कम्युनिटीज जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आ गए, ये हम बोल नहीं सकते। दलित एंड जो जनजाति है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आए थे, पर चंपारण की वजह से आए थे, ये भी गलत है। चंपारण सत्याग्रह जो आया था वो किसानों के लिए आया था। खेड़ा सत्याग्रह किसानों के जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के लिए लाया गया था,
वैसे ही चंपारण सत्याग्रह किसानों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया था। और इस वजह से ज्वाइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट द इंडिया नेशनल मूवमेंट, तो गांधी जी आने से पहले जितने भी पीजेंट आंदोलन या पीजेंट अनरेस्ट भारत में चल रहे थे, तो सही दिशा दिखा के उसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाना और उसको जोड़ना, ये कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है या पहलू है चंपारण सत्याग्रह का। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सी इज अ करेक्ट आंसर। डी में क्या है, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स के जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आना, ये एक स्पेसिफिक किसान आंदोलन का परिणाम हो सकता है, बट चंपारण का जो ओवरऑल व्यापक परिणाम था वो नहीं है। वो व्यापक परिणाम क्या है, सिर्फ आपको सी, थोड़े से भी ऑप्शन आप सही तरीके से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए और एक क्वेश्चन देखते क्या है। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, अभी किसान आंदोलन के साथ साथ कभी कभी जो लेबर क्लास या वर्किंग क्लास है उसके ऊपर भी एक आध दूसरा क्वेश्चन आते रहता है। अभी लेबर क्लास या वर्किंग क्लास इतना तुरंत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है यूपीएससी के लिए, बट उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहता है। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में, और फिर से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कानून पास किया गया है, उसकी जो तरतूद या प्रोविजन है, जो प्रावधान है उसके ऊपर पूछा गया है। फर्स्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 provided for first or A, the participation of the workers in the management of the industries. B, arbitrary powers to the management to quell industrial disputes. C, an intervention by the British government and the court in the event of trade dispute. And D, a system of tribunals and ban on strikes. तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ने क्या किया था, वर्कर्स को मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने में अलाउ किया था। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है। आर्बिट्री पावर टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो भी सही नहीं। एंड इंटरवेंशन बाय ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट, वो भी सही है। यही क्या है, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक। ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे कि ट्रेड डिस्प्यूट जो रहेंगे या जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रहेंगे उनको नॉर्मल कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। और ब्रिटिश कोर्ट का तो सवाल ही नहीं आता है क्वेश्चन में। अगर इंडियन कोर्ट दिया होता तो मान सकते थे, ब्रिटिश कोर्ट तो बिल्कुल भी गलत है। तो भारत में जो कोर्ट है उसमें भी कोई चांस नहीं था कि ट्रेड डिस्प्यूट आएंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए ताकि ट्रेड और इंडस्ट्री के मैटर अलग से फास्ट ट्रैक बेसिस पे क्लियर हो जाए। एंड साथ ही साथ एक कंडीशन डाली गई थी कि स्ट्राइक्स आप कर नहीं सकते। ठीक है, आप स्ट्राइक कर नहीं सकते, ये बोला गया था। और कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो है मैनेजमेंट के ऊपर भी जो थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी था, तो मैनेजमेंट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावर देना ये भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट इतना भी आगे नहीं जाएगा, और खास करके अंग्रेज सरकार के समय में, कि वो वर्कर्स को इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में चांस देगा पार्टिसिपेशन करने का। तो अपने आप लॉजिक लगाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आंसर हमारा डी आता है। इस तरीके से चीजों को देखना है।